हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरविल में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आपके लिए क्या हैं हिंदी सामान्य हिंदी का 10वां मॉक टेस्ट, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि लेखपाल, ठीक, और जेल वार्डन, फायरमैन और यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आपको पता होगा जेल वार्डन और फायरमैन की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है 19-20 दिसंबर। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। टोटल हम 40 क्वेश्चन देखेंगे, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि भाषा की अभिव्यक्ति में कौन कौन के रूप हैं। मतलब भाषा की अभिव्यक्ति का होती है किसी चीज़ को बताना। ठीक, तो हम अगर किसी चीज़ से बात करते हैं तो भाषा के कितने जरिए से कर सकते हैं। देखिए, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं, मौखिक, लिखित, या मौखिक और लिखित दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब क्या, बोलकर। मान लिया हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, मान लिया ए है और ये बी है, ये अपनी बात बी से कुछ कहना चाहता है कि सुनो भाई, तो क्या करेगा, तो बोल के या फिर कह सकता है, या फिर कुछ लिख के दे देगा, भैया सुनो भाई, उसमें लिख देगा और समझ जाएगा हाँ ये हमें इशारा कर रहा, ठीक, हमें कुछ कहना चाह रहा। ठीक, तो ये चीज़ें। मगर एक तीसरा रूप भी होता है, आप लोग याद रखिएगा, सांकेतिक। ठीक, सांकेतिक क्या होता है कि सांकेतिक द्वारा, जैसे कि मान लिया कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक, बाइक लेके जा रहे हो तो रेड सिग्नल हो, इसका मतलब क्या, आप रुक गए, तो वो भी एक सांकेतिक है ना। तो ये भी होता है, मगर मेन क्या होते हैं हमारे मौखिक और लिखित, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों। तो किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और तमिल। तो हमारे दूसरे का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, किसको, हिंदी को। ठीक, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और कब स्वीकार किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको फिक्स हो गया कि हिंदी दिवस कब मनाया था। ठीक, और अगर एक चीज़ और बता दें, अगर विश्व हिंदी दिवस पूछता है तो आपको 10 जनवरी बताना, ना कि 14 सितंबर। ठीक, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया था, क्योंकि इसी दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर, नागपुर में, 10 जनवरी 1975 को। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो परिधन आवरण क्या हो जाएगा, परिधन आवरण। हमारा कौन सा संधि हो जाएगा, ये यण संधि हो जाएगी दोस्तों। तो परिधन आवरण हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जो चीज़ शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ का परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम उपसर्ग बोलते हैं। देखिए कैसे, मान लिया जय लिखा है, अब इस शब्द के आगे कोई उपसर्ग लग गया, कौन सा, परा लिख दिया, भैया पराजय हो गया। मतलब देखिए इसका पूरा अर्थ चेंज हो गया। यहाँ पर जय मतलब जीतने जैसा हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, पराजय, हार गए। ठीक, तो यही चीज़ होते हैं उपसर्ग, जो पहले लगकर किसी शब्द का पूरा अर्थ ही चेंज करते हैं, वही क्या होते हैं, उपसर्ग। ठीक, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक, निपात के बारे में पढ़ा देंगे आपको। निपात भी एक, आप समझ लीजिए कि निपात भी एक अविकारी शब्द होते हैं। ठीक, और संधि के बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए, कौन सा युग्म संगत है, कौन सा मतलब सही है, साहित्य लहरी इनकी है नहीं, पद्माकर की है नहीं, किसकी है ये आपको बता दें, सूरदास जी की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकायतन, ये निराला जी की नहीं है। एक कंठ विषयापी, ये भी नागार्जुन जी की नहीं है। और बैराग संदीपनी, जी हाँ, ये बैराग संदीपनी किसकी है, तुलसीदास जी की है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, पहला क्वेश्चन आप 6 नंबर देखते हैं। आजन्म शब्द का समास विग्रह है। आजन्म शब्द का समास विग्रह क्या होगा, जीवन पर्यंत, या जीवन के साथ, या मृत्यु तक, या जब तक जी सकें। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवन पर्यंत। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कथन और तक है कि नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। कह रहा है कि जो नारी चेतना है तो उनकी जो प्रामाणिक अभिव्यक्ति है वो केवल कौन कर सकता है, स्त्री लेखिका ही कर सकती हैं। तर्क क्या कहता है कि स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखक और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए
इसमें क्या कहते हैं, ए गलत है। ठीक, ए गलत है भाई, जरूरी थोड़ी ना कि स्त्री के बारे में केवल स्त्री लिख सके, कोई पुरुष भी तो लिखता है, क्यों नहीं लिखते, पुरुषों ने बहुत सारी गाथाएं स्त्रियों के बारे में लिखी हैं, तो ए तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक, और आर क्या है, सही है, इसको हम आर मानते हैं, इसको अगर ए मान ले, कथन को ए मान ले और इसको आर मान ले तो क्या है, आर बिल्कुल सही है कि स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखक और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब 8 नंबर क्वेश्चन का रहा कि निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए, अनजान, सच, पत्ता या घोटक। तो इनमें से तत्सम शब्द यानी संस्कृत वाला शब्द क्या है, तो आपको पता होगा घोटक में इसका होता है घोड़ा। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, कौन सा शब्द जो है सही नहीं है। औद्योगिकरण बिल्कुल सही है, तहसीलदारी सही है, अस्पष्टता भी सही है, सही कौन सा नहीं, अनुक्रम, तो अनुक्रम होता है, अनुक्रम नहीं होता। ठीक, अनुक्रम होता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकारी शब्द होते हैं। देखिए विकारी और अविकारी, देखिए अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी बोलते हैं, विकारी शब्द क्या होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, तो क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा और क्रिया हो जाएगा, मतलब ये 4 होते हैं विकारी के। ठीक है, तो याद रखेंगे, यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अविकारी जानते हैं, तो अविकारी में समझ लीजिएगा कौन कौन से हो जाएंगे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक, तो इसके भी 4 पार्ट होते हैं दोस्तों। तो हमारा 10वें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा कितने भेद हैं, 3 भेद। ठीक, मुख्यतः कितने भेद हैं, 3 ही भेद हैं। ठीक, आप लोग याद रखना कि 3 भेद ही होते हैं संज्ञा के मुख्य रूप से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो 2 भेद होते हैं आपके, तो वो किस में आते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको समझा देंगे। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, दाल, मई, गर्दन और दर्द, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, दाल होती है, मई आती है, ठीक, गर्दन होती है, दर्द होता है, दर्द क्या है, दर्द होता है, तो यही क्या हो जाएगा, यही स्त्रीलिंग नहीं, ये क्या है, फिर पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सबको पता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इजी है बहुत ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। देखिए भाववाचक संज्ञा कौन सी, जो हम देख न सकें। ठीक, जो हम देख ना सके वही चीज़ें क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं। ठीक, तो देखिए भारत, लड़का, कायर। ठीक, कायर क्या है, विशेषता है, विशेषण है ना, कायर क्या है, कायर व्यक्ति है ना। तो मित्रता, देखिए ये मित्रता क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा। मित्रता हम देख नहीं सकते हैं, ठीक, और ये महसूस किया जाता है। ठीक, वही क्या है, हमारा मित्रता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, चलिए अगला है, देश को हानि जयचंदों से ही होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है। देखिए जयचंदों से हानि होती है, जयचंद का था एक, मतलब कि जिसने क्या विश्वासघात करने वाला। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक, मतलब ये किसी विश्वासघात वाले आदमी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक, उसके जात के बारे में बता रहा कि विश्वासघाती होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पानी, दूध, तेल और ठंडाई, तो कौन सा स्त्रीलिंग है ये बताना है। देखिए पानी पिया जाता है, दूध पिया जाता है और तेल होता है। ठीक, तो ठंडाई क्या होती है, यही ठंडाई हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आया है। ठीक, गरीबों को वस्त्र दो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर भी किसी को कोई चीज़ दिया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, जहाँ पर कोई चीज़ किसी को दिया जाता है और वो वापस ना लिया जाए। ठीक, अब देखिए गरीबों को आप वस्त्र दे रहे हो, दोबारा वापस नहीं लोगे। ठीक, तो याद रखेंगे वहाँ पर हमारा संप्रदान कारक होता और ये अपवाद है। ठीक, आपका अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी जाके संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कारक की वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं अपवाद होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। तो हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है, राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी या फिर राजेंद्र यादव या दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी। तो कौन है इसका सही ऑप्शन, तो हमारा राजेंद्र अवस्थी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद क्या है, निजवाचक, प्रश्नवाचक,
और संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। यहाँ क्या कह रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक है, यानी प्रश्न पूछा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। देखिए बूंद बूंद क्या है, बूंद बूंद क्या है, तो ये आपको बताना, विश्लेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो एक चीज देखिए समझिए, देखिए टपकना क्या है, ये क्रिया है, टपकना क्या है, ये क्या है, एक क्रिया है। अब देखिए क्रिया कैसी है, क्रिया की विशेषता क्या है कि बूंद बूंद टपक रहा है, टपक तो रहा है, कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बदला रहा, बूंद बूंद क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बदला रहा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर। सीता जाती है इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करता है। तो सीता जाती है, इसमें कौन सा भूतकाल का भेद होगा, तो ये चीज आपको बताना है, कौन सा होगा, आसन भूत, हेतुहतमत भूत, तात्कालिक वर्तमान या फिर पूर्ण भूत। तो इसमें कौन सा भेद होगा, ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हेतुहितमत, ठीक है, हेतुहितमत भूत होता है, ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है, कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो इसमें कौन सा द्विकर्मक कारक, द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। देखिए माँ ने, देखिए द्विकर्मक का तो जिसमें दो कर्म होते हैं, यहाँ पे दो कर्म हो रहे हैं, राम ने मोहन को पैसे दिए, ठीक, तो यहाँ पे दो कर्म हो रहे हैं, यहाँ भी दो हो रहे हैं, यहाँ भी दो हो रहे हैं, हालांकि यहाँ भी दो हो रहे हैं, मगर एक चीज आपको समझना होगा क्या, कि यहाँ पर देखिए कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। क्यों हो जाएगी, जब हमने बताया था जब कोई काम ना करके दूसरे से करवाया जाए तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो यहाँ के बनवा नहीं रही, देखिए माँ खुद नहीं बना रही खाना, माँ होशियार है, ठीक है, वो नौकर को परेशान कर रही, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, तो देखिए दूसरे से काम करवा रही ना दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया, और यही क्या होगा, द्विकर्मक नहीं होगा दोस्तों। और एक चीज और बता दें, जो पूर्वकालिक क्रिया होती है वो भी याद कर लेना कि उस क्रिया में क्या लगा होगा, कर हमेशा लगा होगा। जैसे कि रमेश सोकर उठा, तो देखिए रमेश सोकर उठा, तो सोना क्रिया है, तो सो के साथ में हमने कर लगा दिया। कहीं भी सेंटेंस में अगर कर मिलता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। तो चलिए हमारा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है, तो कौन सा होगा, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें कौन सा है, भाववाच्य। देखिए भाववाच्य होते क्या हैं, इसमें हमेशा और हमेशा कर्ता जो होता है वो हमेशा क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, ठीक, अंतिम पुरुष होगा, और जो क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग और एक वचन होती है, ठीक, पुल्लिंग और एक वचन, और हमेशा निगेटिव का बोध होता है 95%। तो हमारा क्या होता है, वो भाववाच्य, इसमें भाव की प्रधानता होती है दोस्तों। चलिए 24 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन गलत है, आलोक का रात्रि, स्थावर का जंगम, व्यस्त का अकर्मण्य, सकारात्मक का निराशात्मक। तो कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए 24 का कौन सा गलत है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, व्यस्त का फ्री हो जाएगा, है ना। तो देखिए स्थावर का जंगम, आलोक का तिमिर होता वैसे, मगर रात्र भी मान सकते, ठीक, आलोक का याद रखेंगे, आलोक का एकदम बेस्ट कौन सा होगा, तो तिमिर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा, मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द है। देखिए की ओर क्या है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विशेषण या फिर सर्वनाम। तो इसमें कौन सा है, तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है, क्रिया विशेषण, ठीक, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। देखिए मोहन बाजार की ओर गया है, देखिए गया तो है, गया क्या है, क्रिया है, मगर गया किस तरह, तो की ओर गया है, तो की ओर, गया की विशेषता क्या है, की ओर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण दोस्तों। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्दों की रचना प्रत्यय से हुई है, तो किन शब्दों की रचना क्या है कि प्रत्यय से हुई है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो बाद में लगते हैं, माननीय, रमणीय, माली, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय, ठीक, दर्शनीय, पूजनीय और श्रवणीय। तो देखिए दर्शन से दर्शनीय, पूज से पूजनीय और श्रवण से श्रवणीय। तो यही हमारा क्या है, बन रहा है प्रत्यय से, ठीक। चलिए देखिए निडर नहीं है, इसमें निडर नहीं है क्योंकि ये किसमें उस पर उपसर्ग लगा है, ठीक, और निहत्था नहीं है, निहत्था में भी उपसर्ग है, तो ये हो ही नहीं सकते, ठीक। माली ऐसा रूढ़ शब्द है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, बी नंबर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। देखिए जो क्रिया की विशेषता बतलाएंगे उनको हम क्रिया विशेषण कह देंगे। ठीक, अभी आगे हमने बताया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। तो कौन सा प्रकार है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक। तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, तो क्रिया विशेषण क्या है, तेजी से ना, तो तेजी से यही क्या है, क्रिया विशेषण है। मगर ये कौन सा भाग है, तो क्या है, ये रीतिवाचक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कटक का सेना, श्रृंखला चढ़ाई, कर्तन का काटना, कतरना काटना, अपेक्षा का इच्छा आवश्यकता और उपेक्षा, आब का पानी चमक और शोभा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो अपेक्षा का सही नहीं होगा। अपेक्षा मतलब क्या होता है, बुराई। ठीक, सॉरी, अपेक्षा मतलब क्या था, किसी से आशा करना। ठीक, इच्छा करना, आवश्यकता, तो उपेक्षा नहीं होगा। उपेक्षा मतलब क्या था, बुराई। ठीक, चलिए तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है। अव्यय का मितव्यय, आज्ञा का निंदा, उपकार का भलाई, ईर्ष्या का द्वेष। तो कौन सा सही है इसका आंसर, तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, अव्यय का मितव्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, निम्न वाक्य को उचित मुहावरे लगाकर पूरा कीजिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कब्र खोदना है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है, जान जोखिम में डालना है, या दीपक सूरज को दीपक दिखाना है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा इसमें फिट हो जाएगा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। ठीक, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 32 नंबर, माथा ठनकना। देखिए माथा ठनकना ये भी आपके यूपीएससी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, भेद खोलना, भय से घबरा जाना, शक होना या पराजित होना। तो माथा खटकना मतलब क्या होता है, शक होना, ठनकना मतलब शक होना। चलिए अगला है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। जलधि, नीरद या फिर वारिद, या फिर वारिधर, जलद और धन। ठीक, जलधर, नीरद और पयोद, या फिर वारिद, नीरद और मेघ। देखिए तो हमारा सही ऑप्शन 33 से क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। ठीक, क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए देखते हैं, देखिए जलधर, नीरद और पयोद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। देखिए निम्न में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। अक्ल बढ़िया भैंस, हमने सुना है बचपन में भी कि अक्ल बढ़िया भैंस। अंधा क्या चाहे दो आंख, जी हाँ बिल्कुल। एक अनार 100 बीमार, बिल्कुल सही। और सिर ओखली में देना, सिर ओखली में देना ये भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। ठीक, अपना सिर ओखली में देना। ठीक, तो चलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2014 के लिए प्रदान किया गया था। तो किसको दोस्तों किया गया था, आपको याद है 2014 में किसको दिया गया था, तो रमेश चंद्र शाह जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों क्लियरिटी कम हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5, 7, 8। तो कितने होते हैं अर्थ के आधार पर दोस्तों, तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। और रचना के आधार पर बात करते हैं तो 3 हो जाते हैं। कौन कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य दोस्तों। चलिए अगला है, छीछी कितनी गंदी है वाक्य है। देखिए कहीं भी आपको इस तरह से चिन्ह मिल जाए तो भैया ये आपका विस्मयवाचक का होता है, आपको आंख बंद करके विस्मयवाचक कर देना। तो सही ऑप्शन का जाएगा सी नंबर। चलिए देखिए 38 से 40 तक आपको पैसेज पढ़ना है, तो पैसेज आप लोग देखते रहिएगा, हम सीधा इसके क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन, आराम आराम से आप लोग इसको पुश करके देख लेना, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। ठीक, तो ये देखिए अब इसके हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था। मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना, मानव के लिए सुख सुविधाएं जुटाना, या मानवता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करना, या मनुष्य के मन में राष्ट्रीय भावना जगाना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 38 का, तो हम बता दें दोस्तों आपको, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर, मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त कराना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ। जब आधुनिक युग में देश राष्ट्र का रूप लेने लगा, जब मानवता के स्थान पर राष्ट्रीयता का महत्व बढ़ गया, जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि से सीमित हो गया, जब लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल हुआ। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 39 का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। ठीक, तो कौन सा जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला। तो क्या निकला दोस्तों, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानवता धनी और निर्धन दोनों वर्गों में
बट गई। ठीक, तो यही हमारा सही ऑप्शन था। देखिए आपने हमें बताना है कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और देखिए एक चीज़ आपके लिए बता दें आपके फायदे के लिए कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो देखिए हमने यूपी स्पेशल के यूपी स्पेशल की क्लास चला रखी है, उत्तर प्रदेश स्पेशल की सिर्फ और सिर्फ जेल वार्डन और फायरमैन की जो वैकेंसी है उसके लिए हम जब तक पेपर नहीं होते तब तक कम से कम इसके 2000 क्वेश्चन करवा देंगे और वही क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्जाम में पूछेगा और आगे आने की संभावनाएं हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे पूरे। ठीक, इनके प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व करा के यहाँ जाकर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के आपको प्रीवियस ईयर पेपर पूरे सॉल्व मिल जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा हिंदी टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और फिर आपको बता दें अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई मूल विधि क्लासें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और आपको करना क्या है, संपूर्ण हिंदी पढ़ना है हमसे पढ़ सकते हैं। आपको एक वीडियो देख के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहीं पे आप जब जाओगे इसी तरह प्ले लिस्ट में तो आप संपूर्ण हिंदी बैच न्यू बैच 2020 के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाकर के आप पूरी हिंदी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमें अपना स्कोर जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।